फास्ट तो नहीं हो रही हूँ आजकल, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने कोशिश करी थी कि बहुत स्लोली पढ़ाऊं, तो होप सो कि ज्यादा हम फास्ट में नहीं चले थे। मैम ये थोड़ा धीमा धीमा पढ़ाइएगा, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये बेसिक नॉलेज सभी को ही कराना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सब कोई का है ना, एनिमल बॉडी नहीं है ना, तो सभी को जी का ये जानकारी रहना चाहिए। ये अनिवार्य है, आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है अपना बॉडी के बारे में जानने के लिए। तो हाँ, कृपया करके थोड़ा धीमा धीमा पढ़ाइएगा, वंदे भारत नहीं होके थोड़ा कोशिश मेरी टॉपर पूरी। दीजिएगा। तो अच्छा भी लगेगा सब स्टूडेंट को, मैं सब मारी हूँ। स्टूडेंट कोई लेफ्ट नहीं करेगा। हाँ, ओके ओके। परंतु हाँ, परंतु ऐसा रहता है ना कि सब एक जैसे स्पीड में नहीं होते। कोशिश मेरी रहती है कि आप लोगों को समझ आए, चाहे मैं थोड़ी सी फास्ट हूँ बीच में, चाहे स्लो हूँ, पर मेन मोटिव जो है समझ आने का, क्योंकि हमें समय सीमा में भी रहकर कुछ कार्य करने होते हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, अभी चलते हैं। नहीं समझ आए तो आप बताइएगा, स्पीड पे मत जाइए। मेन आप ओके, समझ धन्यवाद। आपको समझ आ रहा है, क्योंकि कई बार इतनी छोटी इजी चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि अब तक तो आप लोग रम चुके हैं, तो उसको तो थोड़ा सा फास्ट ले जाना ठीक है। शायद मेरी बोलने की स्पीड भी फास्ट है, तो हो सकता है इसलिए कभी कभी भावनाओं में मैं प्रवाहित हो जाती हूँ। चलिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करेंगे श्वसन नियंत्रण के बारे में। हमने अपनी पिछले जो सत्र में भी इसके बारे में हमने शुरुआत कर दी थी। तो हमने समझा था कि हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में जो कुछ पार्ट होते हैं जो कि हमारे श्वसन को नियंत्रित करते हैं, वो अपने आप ही होते हैं, ऑटोनॉमिक करते हैं। हमारे चाहने ना चाहने से हम उसको नहीं कर सकते हैं। ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको अपने आप ही कंट्रोल करता रहता है। तो जो श्वास लेने की और प्रश्वास करने की दोनों की जो प्रक्रिया है, वो हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसको जो हमारी वो ही इसको नियंत्रित कर लेता है। और हम जब कभी जो है गहरा लंबा श्वास जैसे हम कहते हैं, वो हमारा पॉन्स के द्वारा जो है हो जाता है। मेडुला के पास ही हमारा पॉन्स होता है, जो कि हमारे ब्रेन का ही निचला पार्ट होता है। अच्छा, इसको हमारे ये तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ हमारे केमिकल कंट्रोल्स भी होते हैं। कुछ केमिकल्स के द्वारा भी ये हमारा जो है कंट्रोल होता है। तो उसमें हमारे हार्ट के पास, एक्चुअली हमारे हार्ट पे जो रक्त जो बहता है ना, तो वहां पर भी जो हमारे कुछ केमिकल्स हम समझते हैं कि कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करने में जो है उनका योगदान रहता है। तो दो हमारे एक केमिकल से सेंसिटिव बॉडीज होती हैं। पहली होती है, उसका नाम है कैरोटिड बॉडी। ठीक है, कैरोटिड बॉडी कैरोटिड साइनस के पास होती है। आप ये समझोगे हमारे गर्दन के पास में, हमारे गर्दन के जो हमारी गर्दन है, ये एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। आपने देखा हो ना, कई बारी कोई ऐसे पॉइंट पे दबा देता है उस आदमी, वो थोड़ी देर के लिए या तो बेहोश हो जाएगा या मृत्यु भी हो सकती है। जो बहुत एक्यूप्रेशर जानते हैं, या मर्म चिकित्सा में ज्यादा यहाँ पर नाम लूंगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर बाहर से आई हुई चीज है, पर है हमारे यहीं से ही गई हुई। मर्म चिकित्सा के जो पॉइंट्स होते हैं आपको पता होगा, तो ऐसा हम उन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो कैरोटिड बॉडी एक हमारा जो है पॉइंट होता है, जो कि हमारे कैरोटिड साइनस, एक्चुअली कैरोटिड साइनस हमारे जो ब्लड सप्लाई हमारी ब्रेन की तरफ जो जाती है, हम वहां पर जो इसका एक जाल सा जो बनता है, वहां पर वो हम कैरोटिड साइनस होते हैं, गले में होता है, वहां पे एक पॉइंट होता है, वहां से हमारे कुछ केमिकल रिलीज होती है जो इसको भी कंट्रोल करते हैं। और हमारे हृदय में, हृदय का जो हमारा साफ खून जो निकलता है, एक बहुत बड़ी जो होती है धमनी, आर्टरी के माध्यम से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं अयोटा। ठीक है, बहुत बड़ी होती है वो। फिर उसका डायमीटर छोटा होता रहता है। वो पूरे हमारे देश में विभिन्न भागों में विभाजित होती चली जाती है, और इस तरह से हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। तो अयोटा है। तो अयोटा में भी हमारी एक अयोटिक बॉडी है, जो कि हमारा ना अयोटा एक तरह का पुल बनाता है, आर्च हम कह सकते हैं, वहां पे बनाता है। तो जो अयोटा का जो बेस होता है, वहां पर हमारे ये पॉइंट्स होते हैं। तो इन दो पॉइंट से कुछ हमारे ऐसे जो केमिकल्स होते हैं, जो कि उस हमारे रेस्पिरेशन को भी यहाँ पर कंट्रोल करने का उनका काम रहता है। तो कैरोटिड बॉडी और अयोटिक बॉडी, इन दोनों को अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये उसके प्रति थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है,
तो हमारे कैरोटिड बॉडी और अयोटिक बॉडी की वजह से हमारी जो श्वास बाहर निकालने की प्रक्रिया अपने आप स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है, ताकि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर चली जाए। कई बारी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कई बारी ऐसा हो जाता है, तो उस अवस्था में ये अपने आप ही हमारे बॉडी के केमिकल्स रिलीज करती है, जिससे कि हमारी एक्सपायरेशन जो है बढ़ जाती है, श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा मात्रा में किसी कारणवश बढ़ गया है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होता, वो बाहर चला जाए। ठीक है, तो हमारा श्वसन नियंत्रण में ये दो चीजें काम करती हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे जो फेफड़ों के अंदर जो हवा होती है, हमारे फेफड़ों की क्षमता, हमारे फेफड़ों के अंदर हवा हमेशा प्रेजेंट रहती है। जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो कब कौन सी हवा रहती है, ये उसके बारे में है। तो सबसे पहले हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होती है बेसिकली जो हम श्वास भरते हैं या श्वास छोड़ते हैं नॉर्मली, अभी मतलब रेस्टिंग पोजीशन में, ना मैं कोई तेजी वाला काम कर रही हूँ ना मैं बहुत ही स्लो वाला काम कर रही हूँ, एक रेस्टिंग पोजीशन जो हमारी नॉर्मल अवस्था होती है, उसमें जब हमारे जो है जब हम श्वास जो भरते हैं या निकालते हैं, तो वो जो हमारे जो जो हवा होती है वो जितनी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, वो होती है 500 ml। ठीक है, 500 ml हमारे शरीर में इतनी रहती है। तो हमारा जो फेफड़ों की क्षमता के हिसाब से वो रहता है कि नॉर्मली हम लोग इतना कर लेते हैं। फिर एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम क्या शॉर्ट में बोलते हैं, IRV। IRV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV में क्या होता है कि जब हम बहुत तेजी से, ठीक है, जब हम बहुत तेजी से श्वास को भरते हैं, तो जो हमारे जो श्वास जाती है अंदर, ठीक है, वो हमारी कितनी होती है, तो वो तेजी वाली, जोर से जब हम करते हैं बहुत, तो उसमें जो हमारी हवा जो अंदर अंदर जो एल्वेलाई में या लंग्स जो अंदर हमारे खींचते हैं, वो हमारी रहती है 2000 से लेके 3000 मिलीलीटर, मतलब 2 से 3 लीटर तक होती है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम तेजी से बहुत जैसे हम कहते हैं कि खूब तेजी से अंदर श्वास को भरो, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी थोड़े से जो कैविटी की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है, डायफ्राम नीचे मूव करता है, इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर और नीचे की तरफ होती है, जिससे कि अंदर जो है स्पेस बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स बहुत तेजी से जो हवा खींचते हैं वो एल्वोलाई के अंदर तक, पूरी अंदर तक हवा जाती है, तो वो हवा उस समय बहुत ज्यादा जाती है। रेस्टिंग पोजीशन की बात नहीं है, यहाँ पे हम तेजी से ले रहे हैं, तो जो हवा हमारे अंदर होती है वही हमारे बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर भी लगभग हो जाती है। तो हम इसे बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हवा जाती है कितनी जाती है, 2 से 3 लीटर तक होती है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर भी हमारी, लेकिन जो बहुत हम जो सांस जो हम भर रहे हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, श्वास भरने की क्षमता, वो क्या होगी, एक तो हमारे फेफड़ों में जो हम नॉर्मल सांस रेस्टिंग पोजीशन में हम जब सांस लेते हैं, एक ब्रेथ में जब हम सांस लेते हैं और आती है और बाहर जाती है, तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम जो कहते हैं, है ना, टीवी प्लस IRV की बहुत तेजी से श्वास जो भरी और नॉर्मल वाली भी, दोनों को मिला के हमारी क्या आती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो हमारी दोनों को मिला के लगभग हो जाती है 2.5 से 3.5 लीटर तक की। अब हम श्वास को बाहर निकालने का भी काम करते हैं। तो श्वास को बाहर निकालने में जब हम बहुत तेजी से, जब हम श्वास को तेजी से बाहर निकालते हैं, तो वो हमारी होती है ERV। वो हमारी जो एक बार IC बता देंगे मैम? मैं ना एक्चुअली अभी दूसरी स्लाइड शो करूंगी, आप एक बार उसमें भी देखना, क्योंकि इसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा है ना, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा हो रहा होगा। उसको देखते हैं, फिर आप इसको मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है? इंग्लिश के ओके, मैं एक बार
हाँ, ये इंग्लिश के उसमें ही आ रहा है ना, रुकिए मैं देखती हूँ, इसमें कुछ और इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको ना वो ही स्लाइड एक बार दिखा देती हूँ। आप एक बार यहाँ पर करो, इस स्लाइड को पूरी करने के बाद मैं इसी चीज को भी दोबारा रिपीट करूंगी, पर थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ेगा, ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं। थोड़ा सा ना मेरी क्लास, मुझे समय भी कम मिलता है। IRV में क्या है कि आपने श्वास जो फोर्सफुली इनहेल करी, बहुत तेजी से जो है इनहेल करी, एक तो आपने नॉर्मली रेस्टिंग में जो हमने करी, उसके बाद हमने और गहराई से भरी, ठीक है ना, तो वो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और लेकिन हमारी लंग्स की जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, श्वास भरने की क्षमता फिर कौन सी हुई हमारी, एक तो हमने नॉर्मल सांस भरी और एक हमने तेजी से श्वास भरी, इन दोनों को मिला के हमारी IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV। ठीक है, एक रेस्टिंग में अभी आप लोग बैठे हुए हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि एक गहरा लंबा श्वास भरो, तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, एक तो आपने जो नॉर्मल रेस्टिंग ली, उसके बाद मैंने बोल दिया गहरा लंबा करो, तो दोनों हवा अंदर गई ना, तो कौन सी गई, टाइडल वॉल्यूम। ये हमेशा आना जाना समान होती है, इनहेल एक्सेल। फिर आपको मैंने डीपली सांस भी भरने के लिए बोला, तो ये दोनों को हम मिला के करेंगे, तो 2.5 से 3.5 लीटर होती है। अब हम तेजी से श्वास को बाहर भी निकालने को बोलेंगे। अभी देखिए, इतना लेट अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरी क्लास कैसे मैं करूंगी बाबा, नो वन इज देयर। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, एक तो नॉर्मली हम श्वास बाहर कर रहे हैं, कितनी बाहर निकाल रहे थे, टाइडल वॉल्यूम में, टाइडल वॉल्यूम तो सेम है ना, आप सांस भर रहे हो निकाल रहे हो, टाइडल वॉल्यूम क्या था, इनहेल एक्सेल रेस्टिंग पोजीशन में 500 है, लेकिन तेजी से बाहर निकाली तो इतनी थी, और तेजी से अब हमने भरी थी, अब हम तेजी से बाहर निकालेंगे तो क्या होती है, एक हमने जो है नॉर्मल श्वास बाहर निकाली और उसके बाद तेजी से बाहर निकाली, तो वो हमारी होती है लगभग 1 से 1.5 लीटर तक, ऑन एन एवरेज यहाँ 1100 ml लिखा है, समझ गए, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब हमारा है रेजिडियल वॉल्यूम। रेजिडियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है या वो हवा का रह गई है, क्योंकि हमारे फेफड़े कभी भी खाली नहीं होते हैं, उनमें हमेशा हवा भरी रहती है। अगर बिल्कुल हवा निकल जाएगी हमारे फेफड़ों में तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जो प्लूरा है या आपस में वहां पे, जैसे अगर आप देखा होगा कोई भी गैस वाला गुब्बारा होगा, आप करते हो ना कई बारी, अगर उस गुब्बारे में से पूरी हवा बाहर निकाल देते हो तो उसकी परत आपस में चिपक जाती है ना, आप कई बारी हवा भरते हो वो चिपक जाता है, फिर वो पूरी तरह से खुल भी नहीं पाता है, तो हमारे फेफड़े इसी अवस्था में होंगे। तो आपस में कभी भी इस तरह से ना हो, तो हमेशा हमारे फेफड़ों में एयर प्रेजेंट रहती है, ऑलवेज, चाहे आप कुछ देर के लिए सांस रोक लो, चाहे गहरी सांस लो, चाहे ज्यादा गहरी छोड़ो, व्हाटएवर, परंतु हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा एक हवा प्रेजेंट रहती है, नहीं तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, खुल नहीं पाएंगे, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो वो जो हवा हमारे लंग्स में रहती है, जब हम अगर बहुत पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल भी देते हैं तब भी जो रहती है, रेजिडियल वॉल्यूम बोलते हैं, वो होती है 1.5 लीटर के करीब, या हम उसको बोलते हैं 1500 ml के करीब। समझ गए, एक हमने नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक हमने डीपली सांस ली, एक हमने डीपली सांस छोड़ी, फिर एक हमने क्या करी, हमारी जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, श्वास भरने की क्षमता हमारे फेफड़ों की, हमने वो देखी। अब हमने देखी कि हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा ही कोई ना कोई हवा रहती है, कितनी हवा रहती है, वो रहती है 1500 ml। अब हम देखेंगे वाइटल, मेरे फेफड़ों की क्षमता कितनी है, यहाँ पर वो जो थी वो सिर्फ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी, लेकिन जो हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी, श्वास भरने छोड़ने, ये सारी जो हमारी है वो वाइटल कैपेसिटी में, जब हमने श्वास भरी थी वो थी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है हमारी, अब श्वास को जो हम तेजी से, जो हम मैक्सिमम एयर को हम एक्सपायर हम कर देते हैं, जो हम तेजी से श्वास भरने के बाद, तो वो हमारी वाइटल कैपेसिटी में आती है। ठीक है, हमने श्वास को जो है भरा और श्वास को छोड़ा, यहाँ पर भी हमारी एक वाइटल कैपेसिटी होगी, वो कितनी हो जाती है, वो हमारी हो जाती है, मतलब ये है कि मैक्सिमम मात्रा में हमारे जितनी भी हवा जो है हमारे फेफड़ों से जो चली जाती है फिर बाहर, जब हम सांस भरते हैं उसके बाद जितनी भी हमारी जो बाहर जाती है, ये सारा टोटल हमारा होता है। तो हमारी वो कितनी हवा होती है, एक तो टाइडल वॉल्यूम कितनी थी 500,
ठीक है ना। फिर हमने देखा कि आईआरवी, जो हमने बहुत तेजी से जो है श्वास को भरी, फिर तेजी से श्वास को बाहर भी निकाल दी, उसके बाद जो हवा रह जाती है वो हमारी कितनी होती है, ये हमारे मैक्सिमम लंग्स के एफर्ट्स जो होते हैं वो हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी प्लस ईआरवी, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम करेंगे हमारे पूरे टोटल जो है लंग्स की कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हवा चली जाती है जो हमारा लंग्स जो होल्ड कर लेते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस को हम करेंगे। एक तो नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में सांस भरोगे, फिर गहराई से श्वास भरोगे, फिर श्वास को छोड़ोगे, छोड़ने के बाद जो रह जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो 5 से 6 लीटर हवा जो है वो हमारा लंग्स के अंदर कैपेसिटी होती है, वो है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। इन सबको कैलकुलेट करें, ठीक है। आगे चलती हूँ। तो अगर हम इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं तो ये तो टोटल लंग कैपेसिटी हम सबको इकट्ठे हमने देख लिया था। ये हम नॉर्मल श्वास भर रहे हैं, है ना, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है नॉर्मल श्वास हमने भरी, लेकिन हमने डीप इनहेल, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर डीप एक्सहेल, जितना मैक्सिमम आप श्वास को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारी नॉर्मल को श्वास को भी कर लिया ना। तो इन तीनों को मिला के वाइटल कैपेसिटी, लेकिन कुछ एक था हमारा जो श्वास जो था अंदर रह गया था वो था रेजिडुअल वॉल्यूम, और इन सबको मिला के हमारा हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। ओके। अब गैसों का आदान प्रदान आपको पता ही है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हम बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण में छोड़ भी देते हैं। ये हमारे ब्लड और टिश्यूज के बिटवीन में एक्सचेंज होता है। सिंपल जो कैसे होता है मैंने बताया था, झिल्लियों के आर पार पतली झिल्ली होती है, और इस प्रोसेस को जो झिल्ली के आर पार जो भी आराम से चीज चली जाती है वो डिफ्यूजन हम बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत आराम से चले जाते हैं, अगर कोई परत होती भी है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी हमारे काम की या बेकार की चीज है वो आराम से झिल्ली के आर पार हो जाते हैं, और जो चीज हमारे शरीर को चाहिए होती है हम रख लेते हैं और बाहर भेज देते हैं। तो गैस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कौन सी थी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हम यहाँ पर कहेंगे हमारे एल्वेलाई की। वहां से ब्लड में हमारी जाती है और ब्लड एक एक सेल या एक एक टिश्यू पे लेकर जाता है, और फिर वहां से दोबारा से गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारी एल्वेलाई और कैपिलरी वॉल्स के बीच में होती है, और उसके बाद हमारे कैपिलरी वॉल्स और टिश्यू के बीच में होती है, बहुत ही पतली होती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, हमने पहले भी बात करी थी, और आराम से जो है डिफ्यूजन हो जाता है। तो एल्वेलाई में ही हमारा बेसिक यूनिट है गैस एक्सचेंज का, ठीक है, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एल्वेलाई हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारा यहाँ पे आदान प्रदान होता है। ओके। एल्वेलाई के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जिनकी झिल्ली भी महीन होती है, वो भी गैसेस को आराम से आदान प्रदान कर लेती है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, हमारे एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, जो वातावरण से लेके हमारी होती है, वहां पर हम ऑक्सीजन को दे देते हैं। फिर वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाती है ना, पूरे बॉडी के पार्ट तक, फिर वहां पे एक्सचेंज होता है, बदले में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। जो अंदर जो टिश्यूज के जो हमारी होती है वो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। तो ये हमारा प्रोसेस जो है चलता रहता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखेंगे। ये जो है हवा भरी हुई है एल्वेलाई में, ठीक है ना। यहाँ पर एल्वेलाई दिखाई है, वो हमारी एल्वेलाई की जो है लेयर है, बहुत पतली लेयर है, और उसी के आसपास हमारी ब्लड कैपिलरीज की भी झिल्ली इतनी महीन होती है। ब्लड कैपिलरीज एक तरह से हमारी आर्टरी और वेन, हमारी शिरा और धमनी का आखिरी पार्ट होता है, वहां पे हम एकदम से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि वहीं से ही शिरा जो है धमनी में ही परिवर्तित भी हो जाती है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो एल्वेलाई में जब ये आप दिख रहा होगा ऑक्सीजन आई, तो वहां झिल्ली के आर पार होके वो कौन ले लेता है, वो ले लेते हैं हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और बदले में जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आई होती है वो वापस एल्वेलाई में छोड़ देते हैं, वो श्वास से बाहर निकाल देते हैं। तो और ब्लड में हमारा इस तरह से जो है कैरी करा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आए हुए होते हैं वो
एयर के माध्यम से वापस चली जाती है और जो ऑक्सीजन लिए हुए होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर वापस चली जाती है। ओके, तो ये जो वेन होती है, ये जो आर्टरीज होती है, ये हमारी फेफड़ों से फिर हमारे दिल पे जाती हैं, दिल फिर उनको बाकी में सप्लाई करता है। तो यहाँ पर एक बात होती है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। आप देखो, आप कहोगे अरे आर्टरी है, यहाँ तो ये ब्लू कलर का ब्लड दिखा रहे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। और पल्मोनरी वेन में रेड कलर का है, तो यहाँ पे है सारी शरीर की आर्टरी और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरी में डीऑक्सीजनेट होता है वेन में। लेकिन सिर्फ हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे रिवर्स होता है, यहाँ पे सबसे अलग होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ गए? मतलब वेन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। जब ये ब्लड आता है उसके बाद यहाँ पे तो फेफड़े हमारे उसको बाहर भेज देते हैं, आदान प्रदान डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। और वो जो ऑक्सीजन हमारा जो अटैच करते हैं, कौन सी करती हैं, यहाँ पे आप देखे होंगे लाल रंग के आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स, ये उस ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन किससे अटैच होती है, हीमोग्लोबिन से अटैच होती है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही उस ऑक्सीजन को खींचता है, चुंबक की तरह कह सकते हो। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जब हम ब्लड पढ़ेंगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है और फिर पूरे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। तो कुछ अमाउंट हमारे प्लाज्मा में भी ऑक्सीजन का डिसॉल्व हो जाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व हो जाता है, बाकी कुछ हमारे जो बाकी के आयंस भी बनते हैं, लेकिन जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है हमारे हीमोग्लोबिन से। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा वो भी होता है, थोड़ा बहुत होता है, कुछ परसेंटेज। तो ये उसके बाद हमारी जो अंदर की जो एक्सचेंज होता है गैसेस में, हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो ब्लड जो होता है हर एक सेल को देकर आता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर इस तरह का काम होता है। अब आप देखोगे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेकर आया, फिर हमारे हृदय में जाता है, हृदय जो है फिर उसको पूरे शरीर में सप्लाई करता है ऑक्सीजन को। वहां पे जब सेल तक हमारे ऑक्सीजन जाती है तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और बदले में उसी ये यहाँ पर ये कैपिलरीज ही समझोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से हमारे हृदय में आता है, हृदय उसको फिर वापस फेफड़ों को दे देता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दे। तो ये इस तरह के हमारे दोनों सिस्टम हैं। ओके, आगे चलो। अभी मैं दूसरी स्लाइड से आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरह से रिवीजन के तौर पर ही अब मैं करूंगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो है श्वसन तंत्र, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक श्वास को भरना, एक श्वास को बाहर निकालना। श्वास भरने को हम इनहेलेशन बोलते हैं, श्वास बाहर निकालने को एक्सहेलेशन है। श्वास भरना और निकालने में हमारे शरीर के अंदर कुछ गैसों का प्रवेश होता है जिससे कि हमारा जीवन व्यापन होता है। हमारे जीवन के लिए वो बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर को जो भी एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उसके विपरीत में कुछ ऐसी गैसेस बन जाती है जो हमारे शरीर से बाहर चढ़ना चाहिए, तो उनको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का जो है काम जो है बनता है। अब हमारी रेस्पिरेशन हमने देखा था दो प्रकार की हमारे शरीर के अंदर जो होती है, श्वास जो है भरी जाती है, निकाली जाती है। मतलब हम दो तरह की रेस्पिरेशन करते हैं। एक है हम वायुमंडल से जो है हवा को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं, वो हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी शब्द जो है लंग्स से रिलेटेड है, इसीलिए हम उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। फिर उन फेफड़ों से जो गैस है वो हम अपने एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक कोशिका, एक एक ऊतक तक पहुंचाते हैं, तो वो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। उसको हम सिस्टमिक रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के
अलग अलग पार्ट्स थे, तो एक ट्यूब के माध्यम से हम समझते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह देते हैं, जिसका पहला जो पार्ट हमारा नाक से शुरू होता है, नाक के बाद हमारी नासिका गुहा आती है, फिर हमारे में ग्रसनी होती है जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं, फिर हमारा लैरिंग्स पार्ट होता है जो कि स्वर यंत्र होता है, फिर वहां से हमारी जो एक्चुअली में जो हमारी विंड पाइप है या श्वास नाल है वो शुरू होती है जो कि ट्रैकिया होती है। फिर ट्रैकिया जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन से लेवल पे विभाजित होती है अगर किसी को याद हो तो? राइट लेफ्ट ब्रोंकाई। नहीं नहीं, लेवल थोरेसिक लेवल पे थोरेसिक ये लेवल में T5 यस, ऐसे याद T5 रखना होता है T5, बस वेरी गुड, इसको याद रखिएगा। यस मैम। ठीक है, तो उसके बाद वो 2 भागों में जो विभाजित होती है, 2 टहनियों में विभाजित होती है, राइट और लेफ्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं या प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। आप देखोगे राइट वाली हमने पढ़ा था छोटी और मोटी होती है, लेफ्ट वाली पतली और लंबी होती है ना? आप इस पिक्चर में भी देखो बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है, अगर जिनको पता है वो ऑब्जर्व करेंगे, है ना? और उसके बाद फिर वो और छोटी छोटी टहनियों में विभाजित होती जाती है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स का जो अंतिम हमारा जो पार्ट होता है फिर वो होता है एल्वोलाई, जो कि वायुकोश होते हैं, और ये हमारे दोनों फेफड़ों में पूरे में फैले हुए होते हैं। फिर हमारा पार्ट होता है लंग्स का, जिसको हम फुफ्फुस भी बोलते हैं, फेफड़े भी बोलते हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझे होंगे। आगे देखते हैं। तो हमने पढ़ा था अपने सब एक बॉडी पार्ट में, तो हम अपने नाक से शुरू होते हैं। नाक हमने देखा था, नासिका छिद्रों से हम वायु, जो हमारे वायुमंडल में जो हम हवा है उसको हम शरीर के अंदर लेते हैं, हमारे उसके अंदर गैसों का मिश्रण होता है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो नाक से प्रवेश करता है। नाक जो है हमने देखा था ऊपर का पार्ट हमारी इथेमॉइड बोन के से बना होता है, वहां पे हमारे जो होते हैं बहुत सारी नाक के अंदर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो कि हमारी सूंघने की शक्ति में हेल्प करती है, हमारी नाक के अंदर होती हैं। और उसके बाद हमारा जो है नाक का जो बीच का जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो आगे का जो होता है ना, वो कार्टिलेज का बना होता है, तभी हम नाक बड़े अच्छे से उसको हम फील करते हैं, ठीक है ना? और नाक के अंदर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जो कि जो हवा हम भरते हैं उसको उसके अंदर नमी भी देती है, और उसको जो है वो टेम्परेचर उसका मेंटेन करती है। यूजुअली ठंडी है तो उसको थोड़ा सा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग गर्म, जैसे भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसके इतनी ही देर में उसको बनाती है। नाक में बाल प्रेजेंट होते हैं, कोई बैक्टीरिया या धूल मिट्टी के कण है वो भी उसको वहीं पर ही उसको रोक लेते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर एक साफ हवा का प्रवेश हो चुके। तो नाक के भीतर हमारे जो है पूरा ये गुफानुमा आकार होता है। इसके बाद हमारे पीछे जो नाक के ही आसपास हमारे कुछ क्षेत्र होते हैं, खाली गुफाएं होती हैं, ठीक है, जो कि उस हवा को के प्रेशर को भी मेंटेन करती हैं, वहां पे उसमें वो भी नमी देती हैं, क्योंकि उनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करती है। जो हमारे तो फिर स्कल के अंदर जो कुछ हमारे जो गुफाएं प्रेजेंट होती हैं बीच बीच में हमारी हड्डियों के बीच में, हम उनको बोलते हैं साइनसेस। साइनसेस जो होते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस क्योंकि हमारी फ्रंटल बोन के पीछे है। स्फेनॉइड बोन के जो उधर होता है वो हमारा यहाँ पर स्फेनॉइड साइनस। ये 2 साइनस अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। साइनस के बारे में अब मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये साइनसेस हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो हमारा ये जो खाली खोखली गुफाएं होती हैं, खाली स्पेस होता है एक तरह से, अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो सर बहुत भारी हो जाएगा। उसको लाइट करने के लिए भी, उन बोन्स को हल्का करने के लिए ये गुफाएं प्रेजेंट होती हैं, और जो कि हमारी जो हम जो आवाज भी निकालते हैं उसको वाइब्रेट करने में, उसको उसके प्रेशर को भी मेंटेन करने में ये हमारे हेल्प करते हैं। जो हवा जो होती है उसमें ये नमी देते हैं, उसका प्रेशर भी मेंटेन करके रखते हैं, और उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्ज होता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन भी ना हो, ठीक है ना? तो हमारे 4 साइनसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर।
इथेमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल और मैक्सिलरी। जो हमारी बोन्स हमने पढ़ी थी, हमारी जो स्कल में जो बोन्स होती हैं, ये उन्हीं बोन्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा पहले हम देखेंगे फ्रंटल साइनस, जो 3rd नंबर का मैं पहले बोल रही हूँ। फ्रंटल साइनस ये नीले रंग का कहाँ पर है? ये हमारे फ्रंटल बोन, जहाँ पे हमारे माथे पे ये प्रेजेंट होता है। अगर इधर इन्फेक्शन हो जाता है इन साइनसेस में, तो हमें प्रॉब्लम होती है क्या? साइनोसाइटिस। क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि ITIS जिस बॉडी पार्ट पे लगेगा या किसी भी ऑर्गन पे या कहीं पे लगेगा, इसका मतलब उस ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है। जैसे कि आपने सुना होगा, मुझे गैस्ट्राइटिस हो गया है ना, मुझे टॉन्सिलाइटिस हो गई है ना, और कोई बताओ, कोई और आर्थराइटिस हो गया है। आर्थराइटिस जो है जॉइंट प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही किसी में भी जब ITIS लगेगा तो वो प्रॉब्लम। कोई अगर कहे ना कि हमें साइनस की प्रॉब्लम, साइनस सब में प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली सभी ITIS. के अंदर है। हाँ जी, हाँ, any letter, any word end of the ITS mean inflammation, rubor, color, duller, 5 signs ना, it is any हाँ type of inflammation. हाँ। तो साइनसाइटिस का मतलब है कि इस साइनस के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। वो हम डिजीज में आपका जब आएगा, आप अच्छे से उसको समझ जाओगे। यहाँ पे उसकी प्रेजेंस समझ लीजिए, जो नॉर्मल साइनस कहाँ होते हैं। तो फ्रंटल वाला हमारे फ्रंटल पे होता है, अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आपको बहुत हेडेक वगैरह होता है। इथेमॉइडल ग्रीन वाला है। इथेमॉइड हमारी देखो, ये नाक के जो ब्रिज है हमारा, है ना, रूट ऑफ द नोज हम कहेंगे, ये यहाँ पर साइनस प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्फेनॉइड हमारे बीचों बीच होता है। अगर हमने इस पिक्चर में देखा था, कहाँ पे है? अंदर जाकर है। ठीक है ना। तो ये हमारा स्फेनॉइड अंदर जाके होता है। इस पिक्चर में हमें लगता है सामने है, पर वो बीचों बीच होता है। देन द लास्ट इज अ मैक्सिलरी साइनस, जो हमारी चीक बोन होती है। ये आप देखोगे, जो हमारे यहाँ पर ऊपर के जबड़े वाली जो बोन थी, मैक्सिला बोन, ये हमारे वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये साइनसेस बहुत काम के होते हैं। इनकी वजह से हमारे जो, नहीं तो बहुत भारी रहेगा। आपने देखा होगा किसी को साइनसाइटिस हुआ होगा ना, इसके अंदर क्या होता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में डिस्चार्ज होता है, बलगम कितना भारी भारी लगने लग जाता है। उसको लगता है कि अब मेरा सर भारी हो रहा है, मेरा तो माथा भारी हो रहा है। वो इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा फिर महसूस होता है। अदरवाइज इनका काम है हमारे जो बोन्स को ये लाइट फील कराते हैं और इन्फेक्शन को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हमने नोज नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा, साइनसिस के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद हमारा पार्ट, जो हमारे वायु जो जाती है वो कहाँ जाती है? वो नीचे जाती है फेरिंग्स पार्ट में। फेरिंग्स पार्ट मैंने बताया था, इसके 3 पार्ट से, एक नाक का, एक मुंह का और एक गले का, जिसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। यहाँ पे हाइपोफेरिंग्स अलग दिखा, लैरिंजोफेरिंग्स हम बोलते हैं। तो ये एक ये पार्ट होता है जहां पे एक ही हमारा जो है खाना भी और सांस भी ये प्रवेश करती है। फिर उसके बाद खाना फिर अपने अलग जगह जाता है और सांस अलग जगह जाती है। ठीक है। वहां से फिर फेरिंग्स के बाद से हमारा लैरिंग्स जो है शुरू हो जाता है। लैरिंगोफेरिंग्स से हमारा लैरिंग्स और ईसोफेगस, ये अलग अलग हमारे पार्ट जो है चले जाते हैं। तो लैरिंग्स जो है आगे की तरफ होता है, या विंड पाइप आगे होती है, खाने की नली हमारे पीछे होती है। तो ये हमारा है फेरिंग्स का पार्ट। तो लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारा लैरिंग्स शुरू हो जाता है, इस पिक्चर में देख रहोगे। और लैरिंग्स के ऊपर हमने देखा था एक ढक्कन होता है। ठीक है। क्योंकि खाना खाते हुए हमारे कहीं सांस की नली में ना चला जाए। कार्टिलेज का एक ढक्कन होता है जो लैरिंग्स को ढक के रखता है, वो कि हमारा एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है। और लैरिंग्स में क्या है? हमारा स्वर यंत्र। क्या होता है? स्वर यंत्र। या और इसी के अंदर हमारा थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स में आगे की तरफ हमारा थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा स्वर यंत्र प्रेजेंट होता है। लड़कों में आपने देखा होगा, उनके गले में ना आगे बहुत अच्छे से एक आपको उभरा हुआ आकार नजर आता है, उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। बॉयज में स्पेशली, फीमेल्स में नहीं होता, उसमें हम देखते हैं। और ये हमारा लैरिंग्स का पार्ट होता है। मेनली लैरिंग्स का हमारा वोकल कॉर्ड होता है, तो स्वर को निकालने का काम होता है। हम पहले भी इस बात को कर चुके हैं। तो एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है जो कि हमारे लैरिंग्स से होती है, ताकि खाना उसके बाद हमारे ट्रैकिया के अंदर खाना जो है अंदर ना जाए। ग्लॉटिस बेसिकली ओपनिंग है। माउथ जो होता है लैरिंग्स का, उसको हम ग्लॉटिस बोलेंगे। और उसके ढक्कन जो होता है एपिग्लॉटिस,
जो कि कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, वहीं पर हमारे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। अब वो लैरिंग्स के बाद हमारा जो मेन मुख्य रूप की जो हमारी श्वास नली है वो शुरू हो जाती है, जो कि हमारी ट्रैकिया होती है, जो कि 12 सेंटीमीटर की होती है, सी शेप के कार्टिलेजेस से बनी होती है। हम पहले भी बोल चुके हैं, इसके अंदर की लाइनिंग कौन सी थी, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की थी ना, ताकि जो भी धूल मिट्टी के कण है वो अंदर तक ना जाए, वो बाहर उनको निकालते रहे। म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ताकि अगर कोई बाई चांस कोई धूल मिट्टी फिर भी अंदर चली जाती है तो वहीं चिपक जाए, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन बलगम के रूप में हमारे शरीर से बाहर उसको निकालती रहती है। तो कार्टिलेजेस की ये बनी होती है, जो कि सी आकार के होते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो ट्रैकिया है हमारे दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो कि दोनों फेफड़ों में अंदर जाने के लिए राइट और लेफ्ट में। तो हमारी T5 पे ये ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है, तो वो फिर कहलाती है ब्रोंकाई। लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई चौड़ी होती है, छोटी होती है, लेफ्ट वाली पतली होती है, लंबी होती है। उसके बाद जहां से ये लंग्स के अंदर भीतर प्रवेश करती हैं, उसको पार्ट को जो नॉच होता है हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है, हाइलम जो बोला जाता है। और उसके समझ में बाद नहीं आया, और एक बार रिपीट कीजिए प्लीज मैम। हाँ, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ, ट्रैकिया विभाजित हो गई, किसमें हो गई, हमारे ब्रोंकाई में। ये तो बताया था ना पहले, राइट में और लेफ्ट में हो गई। लेकिन जो ब्रोंकाई फेफड़ों के अंदर जहां से जाएंगी, तो कहीं पे तो अंदर घुसने का रास्ता होगा ना उसके, तो है ना। देखो आप देख रहे हो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर वो अंदर जा रही है। इस पिक्चर में तो ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा, उसको काट के दिखाया गया है। तो जहां पे वो प्रवेश करती है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, जहां से ब्रोंकाई फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। आप इधर भी देख सकते हो, ये पार्ट दिख रहे हो, ये अंदर प्रवेश हाँ करती है, ये जी हमारा मैम जी। इसमें भी आप देखोगे, ठीक है। अगर ऊपर से देखेंगे हमें ऐसे तो एकदम से तो नहीं दिखाई देती ना। ऊपर वाली पिक्चर ये है, ये पिक्चर फेफड़ों के अंदर क्या है ऐसा नहीं दिखाई देता। जब हम उसे काट के अंदर देखते तब हमें ये सब दिखाई देता है। तो ये डायसेक्टेड आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रवेश करती हैं, हाइलम उसमें करती हैं, फिर वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, वो कहलाती हैं ब्रोंक्यूल्स, है ना, आपको पता ही है। और फिर ब्रोंक्यूल्स कहाँ पर उनका जो है अंतिम स्थान कौन सा होता है, वो होता है हमारे एल्वुलाई का, जो हमारे अंगूर के गुच्छे की तरह पूरे ही फेफड़े में जो होते हैं, और दोनों फेफड़ों में पूरे में फैले हुए। अंतिम सांस जो है हमारी, हवा जो है एल्वुलाई तक ही जाती है ना। कैसे हैं, गैस के गुब्बारे की तरह है, ठीक है, पूरे में फैले हुए हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। ये देखो बहुत सारी जो है ये ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार रहते हैं। इन एल्वुलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हो ना, ब्लड कैपिलरीज जो कि हमारे क्या होते हैं, कैपिलरीज जहां पे धमनी और शिरा एक ही हो जाती है, वहीं पर धमनी खत्म भी होती है, या शिरा शुरू होती है, या शिरा खत्म होती है, धमनी शुरू होती है, वॉट कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये एक तरह से उनका अंतिम जो है स्थान होता है, जहां पे आप नहीं पता कर सकते कि कौन सी शुरू हुई कौन सी खत्म हुई। फिर मैम इसके अंदर हमारे ये कितनी होती है, मतलब ईच मतलब जो उसके अंदर कैपिलरीज होती है हमारी एल्वुलाई। एल्वुलाई हमने उसमें पिछली उसमें कितनी पड़ी थी, याद करो, 600 मिलियन लाखों में होती हैं, 600 मिलियन, सोचो, मिलियन लाखों मिलियन से ही भी बोला ज्यादा, मिलियन तो और भी ज्यादा हो गया, है ना, हम्म, मिलियन तो और भी ज्यादा हो गया। तो इतने सारे बहुत महीन, इस पिक्चर में तो आपको फिर भी बहुत उससे दिखाया है, बहुत ही महीन होते हैं, क्योंकि कैपिलरीज इतनी महीन होती हैं, ये अंगूर के गुच्छे की तरह बहुत छोटे 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 होते हैं, लाख मिलियंस होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा दो फेफड़े हैं हमारे, राइट और लेफ्ट। हमने देखा था राइट में हमारे 3 लोब्स थे, लेफ्ट में 2 लोब्स थे। उसको थोड़ा कम जगह मिलती है क्योंकि हमारा बीच में हृदय होता है, जो कि थोड़ा लेफ्ट साइड पर होता है। तो दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय भी होता है। हमारी जो सांस की नली है, पीछे हमारी खाने की नली भी जा रही होती है। हृदय से हमारी जो बड़ी बड़ी जो रक्त वाहिनियां हैं, अयोटा है, वो भी जाती है, ठीक है ना। ये सब चीजें हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। थोरेसिक डक्ट भी होती है एक हमारी, जो लिम्फ्स के लिए रिलेटेड होती है। तो हमारा राइट लंग जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई में छोटा होता है।
लेफ्ट वाला थोड़ा पतला होता है लेकिन लंबा होता है, और इनके ऊपर एक तरह की झिल्ली होती है, मैंने आपको बताया था, एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको कवर करके रखती है हमारे लंग्स को। क्या बताया था उसका नाम? प्लूरा, है ना? पिछली बार पिक्चर में नहीं था लेकिन मैंने आपको बताया था। तो दो झिल्ली लंग्स होती का है। पर्दा, लंग्स का पर्दा होगा, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, प्लूरा। जी, वहां तो पर जो पानी बैठने जाने से प्लूराइटिस बीमारी होता है, पानी जम जाने से। जी, तो जो दो मेम्ब्रेन होती है प्लूरा की, एक तो बिल्कुल लंग के पास चिपकी हुई होती है, वो हमारी विसरल, क्योंकि विसरा, विसरा मतलब अंग होता है, उससे चिपकी हुई होती है विसरल प्लूरा, और उससे थोड़े गैप के बाद होती है जो कि हमारी होती है पेराइटल प्लूरा, जो कि आप समझो जो कि हमारी रिब्स, हड्डियों के पास होती है। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस। ठीक है, ये हमने बात करी थी। और अगर इधर जो हमारा, अगर जो झिल्ली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा इधर प्रॉब्लम हो जाती है, सूजन आ जाती है, जो कि हम बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन, पानी भी भर जाता है इसके अंदर, तो प्लूरल एफ्यूजन होती है। और इन्फेक्शन, ये एक्चुअली हमारी प्रोटेक्शन करती है लंग्स की, तो कई प्रॉब्लम्स ऐसे होती है कि इसके अंदर पानी भर जाना जो कि प्रॉब्लम करता है। ठीक है ना? तो लंग्स बेसिकली क्या है? जैसे एक स्पंज है जिसके अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर हमेशा हवा रहती है, और ये थोड़ा से कैविटी में रहता है, थोड़ी सी कॉनिकल शेप या ट्रायंगुलर शेप में हम इसको बोलते हैं। वजन लगभग इनका 1.3 kg होता है। तो जो है राइट लंग जो है थोड़ा सा भारी होता है लेफ्ट कंपैरेटिवली। ये हमने अभी बात कर ली कि इनके 3 जो होते हैं, और ये जो हमारे इसमें फिशर्स होते हैं, है ना, जो हमने देखा था ट्रांसवर्स फिशर, ऑब्लिक फिशर, जो हमारे लेफ्ट लंग में एक ही था जो 2 लोब्स बनाता है, ऑब्लिक फिशर, ये हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। फिर हमने बात करी थी कि हमारी श्वास बढ़ने के लिए जो हमारी मसल्स काम करती हैं वो हमारी कौन सी थी? इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल एक्सटर्नल लिखी है, लेकिन इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल से थोड़ा सा मिस्टेक है, और डायफ्राम। जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, वो हमारी दोनों रिब्स के बीच में होती हैं। तो ये 12 रिब्स के बीच में हमारी कितनी होंगी? 11। अगर हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे की 2 हड्डियां होती है ना साइड साइड की, 12, क्योंकि 2 साइड की हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इस तरह से ये सारी हमारी होती है। ये थोड़ी आड़ी तिरछी होती है। बाहर वाली देखो, आप दिख रहा होगा इसमें दिखाई ना, तिरछी दिखाई, वो एक्सटर्नल, और जो ऐसे आड़ी वाली होंगी, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, वो कौन सी होंगी? हमारी इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, इस तरह से ये हमारी होती है। और एक और इनर मोस्ट भी होती है, बेसिकली 2 होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और फिर यहाँ पर एक हमारा होता है डायफ्राम, जो कि हमारी स्टर्नम और साइड की जो हमारी रिब्स और पीछे हमारी लंबर वर्टिब्रा से अटैच होता है। ये हमारे मसल्स हमारे को श्वास भरने में मदद करती हैं। तो जब हम श्वास भरते हैं उसके अंदर जो हवा जाती है वो नाइट्रोजन भी उसके अंदर होती है। तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 79%। ऑक्सीजन कितनी जाती है? 21%। लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, वो बहुत कम मात्रा में होती है, 0.04 ही होती है, लेकिन साथ में वो भी जाती है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो जितनी नाइट्रोजन ली, क्योंकि हमारे बॉडी में नाइट्रोजन जो है रिटेन नहीं होता है, तो जितनी आती है उतनी ही चली जाती है, जितनी आई और उतनी ही चली गई। लेकिन ऑक्सीजन 21 आती है और देखिए कितनी चली जाती है? 16। कितनी रह गई? आपके एल्वेलाइज इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, कितनी उसके कैपेसिटी बनाई है, परंतु फिर भी जब हम श्वास छोड़ते हैं तो 21 में से 16 तो भैया बाहर ही चली गई। कितनी रही शरीर में? सिर्फ 5%। और कार्बन डाइऑक्साइड आई तो थोड़ी सी थी, लेकिन शरीर के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बनती भी ज्यादा ही है, और उसके साथ साथ चली जाती है 4.5%। ठीक है, तो जल वाष्प और अन्य गैसें भी आती हैं जब हम इनहेल करते हैं। तो क्योंकि ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी होती है, चाहे हम अपनी बॉडी से करें चाहे कुछ हो, तो हमारे कुछ वाटर वेपर्स और बहुत माइन्यूटली, मतलब अब 0.4 से भी % कुछ और गैसेस भी होती हैं, क्योंकि अब आप देखते हैं ना पॉल्यूशन वॉल्यूशन में और भी बहुत कुछ चला जाता है, तो वो ऐसा नहीं मायने रखती है, पर वो भी जाती हैं और वापसी में भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है एक्सेल में। तो आप देखो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, और हमारी आती तो बहुत है पर हम इसको रिटेन नहीं कर पाते। इसको हम कैसे रिटेन का ज्यादा माध्यम करते हैं?
बताओ। प्राणायाम। प्राणायाम, यस। इसीलिए कुंभक का इतना हमारे में जो है महत्व है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में हम समझ चुके। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या थी? जो हमने बाहर से हवा ली और फेफड़ों तक पहुंचाई। अब फेफड़ों का काम है कि फेफड़ों से जो हमारे पूरे शरीर तक वो ऑक्सीजन कैसे जाती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के प्लाज्मा में घुस जाती है। वहां पे हमारे जो आरबीसीज होते हैं, वहां पर रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उससे ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो हमारे फिर एक एक सेल तक जाता है, जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या है? आरआर हम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रेट कितना है? जब कोविड में हम लोग बहुत उसको चेक करते थे, याद होगा। एडल्ट में होता है 16 से 20, ठीक है। और बच्चों में लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना होता है? 25 से 40 होता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो ज्यादा मेहनत वाला काम करेगा उसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज्यादा ही चाहिए होती है। या आप कुछ फिजिकल वर्क ज्यादा कर जाते हो, थोड़ा सा कुछ भी ऐसे डायनेमिक वर्क किया है, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपका सांस लेना ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हो फिर सामान्य हो जाती है। तो हमारे फेफड़ों की कुल वायु धारिता, मतलब कैपेसिटी जो हमारे मैक्सिमम, वो हमने अभी पढ़ा था। तो मेल्स की लगभग 6 लीटर तक होती है, लेकिन फीमेल्स की कंपैरेटिवली मेल से कम होती है। तो कितनी होती है? 4.20। पर यहाँ पे स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। चलिए, तो फीमेल्स की जो होती है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं बाद में इसको ठीक कर दूंगी। फीमेल्स की हमारी कैपेसिटी लगभग 4.2 लीटर की होती है, ठीक है ना। तो कई बारी क्या होता है, हिचकी जब हमें आती है तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम होते हैं ना, अचानक से एकदम से सिकुड़ जाता है कई बारी। तो वायु एकदम से इतनी तेजी से आ जाती है, जो हमारे गले के अंदर जो ढक्कन जो होता है, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स में हमारा एपिग्लोटिस होता है, तो अचानक से कई बारी बंद हो जाता है। तो कई बारी फिर वो फ्लैपिंग कर रहा होता है, तो हमें हिचकी आने लग जाती है। वो तो वहां से साउंड जो होती है, झटका सा लगता है ना कई बारी, तो लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है। और हमारे जब स्नोरिंग करते हैं या खर्राटे लेते हैं, तो हमारे गले के अंदर भी जो मांसपेशियां जो हमारे कई बारी जो हमारे फेरेंक्स की तरफ या लैरिंक्स की तरफ होती है, बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। तो वहां पर हमारे जो है सांस के रास्ते पे वो हल्का सा जो रिलैक्स होने की वजह से वहां पे फ्लैपिंग होती है, तो उसकी वजह से खराटे वो हो जाते हैं, है ना। तो कई बारी जब आदमी सोता है तो वहां पे बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें आती है। अब हम बात करेंगे, समय कितना हो गया? 5 मिनट मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ आपके, कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करा दूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमने देखा हमारा जो सिंपल यूनिट है, रेस्पिरेटरी यूनिट है, वो हमारा था एल्वुलाई। एल्वुलाई हमारे फेफड़ों में जो हमारे वायु कोश थे, वो है उनका पार्ट ही था। वहां पे जो ब्रोंक्यूल्स हमारे जब खत्म होते हैं, तो एक तरह से ये हमारे एल्वुलाइज प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर ही हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जो कि ब्लड के उसमें चला जाता है। यहाँ की झिल्ली बहुत पतली थी, हमने बात करी थी, जो कि ब्लड और हमारे उसके अंदर बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाता है। तो हमने देखा हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन से क्या थे। पहला तो है गैसों का आदान प्रदान। कोई अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सभी लोग अपना जो है माइक देखेंगे, चेक करेंगे, अगर किसी का अनम्यूट है तो बंद कर लीजिए। तो गैसों का आदान प्रदान करना, जब जो गैस अंदर जाती है उसको गर्म करती है, क्योंकि बाहर की अगर जैसे ठंडक, ज्यादातर ठंडक होती है, तो उसको वार्म करना और उसके अंदर नमी देना, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो ड्राई एयर इतना वर्क नहीं करती, हमारे शरीर को नमी वाली हवा के काम होते हैं। तो हमारे नाक के अंदर ही ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो कि हमारे उसको टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी, उसके अंदर मॉइस्चर भी उस जो ड्राई एयर को दे देते हैं, टेम्परेचर भी उसका मेंटेन करने में सहायक होते हैं। ऑल्फैक्शन, सांस जो हमारी हम जो सांस लेने के साथ साथ वो हमें सूंघने का भी काम होता है हमारी नाक के द्वारा, क्योंकि वहां पे हमारी नर्व्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। लैरिंग्स बॉक्स में क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिससे कि हमारा यहाँ पर बोलने का भी काम होता है। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं वो वहां पर उसको प्रोटेक्शन करती हैं, लेकिन फिर भी कोई घुस जाता है तो हमें छींक के माध्यम से उस चीज को बाहर निकालते
हैं या खांसी के माध्यम या बलगम के माध्यम से उसको हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम तेजी से जो है फोर्सफुली ब्रेथ आउट रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम रेस्पिरेटरी, कभी कभी हमें बहुत तेजी से भी श्वास को बाहर करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं एक्सेलेशन करते हैं कपालभाति में, तो क्या होता है कि कुछ अगर इस तरह का होता है तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो हमारे शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है, क्योंकि श्वास के माध्यम से ही कई बारी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करने का करते हैं, जैसे कि कोविड बीमारी में आपने यूजुअली देखा था, तो हम वहां पर हमारी बॉडी का जो नोज का या हमारे ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर है, ये हमारे शरीर को बीमारी होने से रोकने का बहुत ही प्रयास करते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारे काफी हद तक रोक भी लेते हैं। पानी का भी हमारे बैलेंस करते हैं, क्योंकि श्वास के साथ हमारे कुछ वायु के साथ साथ हमारे वाटर वेपर्स भी आते भी हैं और जाते भी हैं, तो हमारे जो है पानी के बैलेंस को भी कुछ हद तक मेंटेन करने का भी करते हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में भी यहाँ पे सहायक होते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर नहीं निकालेंगे, अगर शरीर के अंदर रहेगा, ब्लड के अंदर रहेगा, तो हमारे शरीर का पीएच बिगड़ने का रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर का पीएच जो है वो अल्कलाइन की तरफ ही रहना चाहिए। एसिडिक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो एसिडिक होता है, तो ये हमारे शरीर का एसिड और बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करने में हमारा जो श्वसन तंत्र है वो मदद करता है, और इसी के साथ साथ हमें को कुछ निगलने में भी सहायक होता है। आपने देखा होगा कई बार आप वायुपान करते हो, है ना, या कुछ खाना ऐसा हो जाता है, कई बार हम उसको निगलने में भी जो मदद करते हैं, तो कई बार हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम जब इस तरह से हम जैसे कि उज्जई वगैरह है इस तरह से करते हैं तो हमारे इफेक्ट आता है ना, वायुपान वगैरह के उसमें। तो फेफड़ों के बारे में हम ये कर चुके हैं। हमारे जो है 2 झिल्लियों में हमारे लंग्स होते हैं, जो कि क्या था हमारा विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में हमारे क्या था गैप होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, जो कि हमें दोनों के बीच में कोई भी इंजरी ना हो, झटका ना लगे, उनका जो है स्पेस मेंटेन रहने से जो है वो कोलैप्स ना हो, कोई भी उनको चोट ना क्षति ना पहुंचे। तो ये हमारा ब्रोंकियल ट्री है, ट्रैकिया जो डिवाइड होता है हमारे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, तो वो एक तरह का इसका एक चार्ट होता है, इसको हम ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। ट्रैकिया विभाजित होता है, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई जो कि राइट और लेफ्ट में होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई तो राइट वाली हमारी 3 शाखाओं में विभाजित होती है, लेफ्ट वाली 2 में होती है, वो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है। फिर उसके बाद वो और छोटी उसमें होती है, वो होती है टर्शरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद हमारी छोटी छोटी पूरे में हो जाती है, वो हमारी कहलाती है ब्रोंक्यूल्स, और अंतिम में जो हमारे एल्वोलाई से पहले जो पहुंचती है वो हमारी टर्मिनल ब्रोंकाई करती है। पूरा हमारा ब्रोंकियल ट्री है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरी ब्रोंकस जो हमारे ये 2 थे, सेकेंडरी ब्रोंकस जो उसकी मेन शाखाएं, फिर उसके बाद और छोटी होती है वो टर्शरी, 3 के बाद वो छोटी छोटी होने जाती है, ब्रोंकियोल होते हैं, और जो एक एक हमारे एल्वोलाई तक पहुंचती हुई चली जाती है वो टर्मिनल। नीचे ये हमारे डायफ्राम की पिक्चर है। निकल से कितना रह गया, मैं तो कल ले या अभी ले लूं? अभी आपकी कोई क्लास है? नो मैम, मैं 5 मिनट और क्लास कोई और नहीं, आप ले लीजिए। मैं 5 मिनट और लेती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी करने का। ब्लड सप्लाई और फंक्शन हमने देखा था कि हमारे जो लंग्स में जो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो करते हैं ना, वो ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और बाहर हमारे ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। जो फेफड़े जो होते हैं वो पहले उस ब्लड को हमारे कहाँ भेजते हैं, हमारे हृदय को भेजते हैं, है ना, और हृदय ही हमारे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो फेफड़ों को देता है, ताकि वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो। तो जो ब्लड सप्लाई हमारे फेफड़े और दिल के बीच में होती है वो कहलाती है परमानेंटली सर्कुलेशन। फिर हमारा दिल जो हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एक एक बॉडी ऑर्गन के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ से ही ऑक्सीजन हमारे हर एक बॉडी पार्ट को मिलती है, ठीक है ना। तो हमारे वायुमंडल से हमारे फेफड़ों तक जो गई वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ये जो अंदर सारी जो होती है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। और दोनों में जो भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही जाती है। डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि
हमारा जो भी सब्सटेंस है जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो अपने आप ही लोअर की तरफ चले जाते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो आप जैसे देख रहे होगे इसके अंदर हमारे जो नीला ज्यादा था और लाल कण एक जगह हुए हैं, तो वो धीरे धीरे पूरे में बैल के बैलेंस बनाने का इक्विलिब्रियम बैलेंस करते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन काम करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है वो अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाती है, और ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन के क्योंकि बैलेंस अपने आप ही मेंटेन कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा था, ये कैल्वोलाई की पिक्चर दिखाई है या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कह लोगे, और ये एक आरबीसी है। तो यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही अपने प्रेशर की वजह से अपने आप को बैलेंस बनाने की वजह से कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमारा एक जो है झिल्ली होती है जो कि एपिथेलियम लेयर होती है, वहां से ही ये जो है डिफ्यूजन की वजह से जो है बाहर की तरफ चली जाती है। आप देख रहे होगे ये एल्वेलाई है, एल्वेलस है, और ये हमारे ब्लड कैपिलरी है। ये मैं पहले भी आपको इस पिक्चर में दिखा चुकी हूँ। ऑक्सीजन देखो बाहर जा रही है और वहां पर उसने सेल को दे दिया, वहां के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स पे बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये जो है एक प्रेशर की वजह से ये सब काम हमारे शरीर के अंदर होता है, क्योंकि हर गैस का अपना एक अलग प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर सब गैस के अपने प्रेशर को ही मेंटेन करने के लिए कि दोनों का प्रेशर हमारे शरीर के अंदर इक्वल होना चाहिए, तो वो अपने आप ही कम से ज्यादा, ज्यादा से कम जो उनकी जब क्वांटिटी होती है वो अपने आप को मेंटेन कर लेती है। तो यहाँ पे हर गैस का जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसकी वजह से ये काम हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही हो जाता है। तो हमारे आर्टीरियल ब्लड में हमारी इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वीनस जो ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है। तो ये अपने आप ही हमारे प्रेशर को, एयर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए अपने आप ही इस तरह से कर लेते हैं। लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे करते हैं, क्या होता है पीएफटी नॉर्मल हम करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और एक और होता है स्पायरोमीटर। इससे हम जो श्वास जो हम अंदर भर रहे हैं या कर रहे हैं उससे पता चलता है। और कुछ वॉल्यूम्स जो कि हमने अभी बात करी थी, क्या थी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये अभी हमने पढ़ा था, इन्हीं के बारे में है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या थी, नॉर्मली जो हम आराम से बैठे हैं, जो श्वास अंदर जा रही है बाहर जा रही है, वो टाइडल वॉल्यूम है। कितनी थी हमारी, 500 ml थी, ठीक है ना। तो अगर हम 500 ml में भी अगर हम और विस्तार में देखते हैं तो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में 150 ml रह जाती है, और अंदर तक कितनी पहुंचती है, सिर्फ 350 ml ही पहुंच पाती है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने देखा था कि जब हमने जो है एक नॉर्मल श्वास लिया, लेकिन उसके बाद हमने और तेजी से फोर्सफुली जो सांस लिया, तो वो हमारी सांस कहलाती है। यहाँ पे हमारी कितने हमने वैसे पढ़ी थी, 2 से 3 लीटर पढ़ी थी, यहाँ पे 3300 ml लिखा है, 2 से 3 लीटर हमने पढ़ी थी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, हमने तेज सांस छोड़ी लेकिन उसके बाद ही हमने और फोर्सफुली सांस को छोड़ी, तो यहाँ पर हमारी 1 लीटर तक बताई हुई है, वहां पे भी शायद हमारी 1100 लीटर बताई हुई थी। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गई कि हमारे जब हमने तेजी से श्वास बाहर निकाल दिया तो फेफड़ों में कितनी हवा रह गई, वो थी हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, वो हमारी होती है 1200 ml। हम कितना भी श्वास बाहर निकाल दे फिर भी हमारे फेफड़ों के अंदर वायु रह जाती है, अगर नहीं रहेगी तो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हमने देखा था कि हमारे फेफड़ों के जो क्षमता थी, मैक्सिमम टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी भी मैक्सिमम जो है आपने जो है सांस वो आपका फेफड़ों में कितनी जा सकती है, तो वो सारी टोटल थी। क्या थी, टाइडल नॉर्मल सांस ली, तेजी से सांस बाहर निकाल दी, तेजी से श्वास बाहर डाल दी, उसके बाद फेफड़ों में जो हवा रह गई, ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। वाइटल कैपेसिटी क्या थी, वाइटल कैपेसिटी जो थी मैक्सिमम जो है हम श्वास को जो है एक तेजी से श्वास भरने के बाद भी हम जो श्वास निकाले तो हमारे शरीर के अंदर जो है कितनी जो है हवा वो रह जाती है, तो वो थी हमारी वाइटल कैपेसिटी। अधिक से अधिक श्वास को अंदर लेने के बाद अधिक से अधिक श्वास को बाहर लिया जाए। प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी, वो क्या थी कि जब हम नॉर्मली सांस को बाहर निकालने के बाद कितनी हवा को अंदर ले लेते हैं।
एक तो हमने हवा बाहर निकाल दी नॉर्मल, तेजी वाली नहीं, नॉर्मल। तो वहां पे नॉर्मल कितनी निकाली थी, 500। टीबी थी वो हमारी नॉर्मल एक्सपायरेशन। आईआरबी कितनी ले ली, वो थी हमारी लगभग 33। तो ये फॉर्मूले को याद रखेंगे तो उससे आप अपना आराम से कर सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल में क्या होता है कि हमने नॉर्मली सांस बाहर निकाला और उसके बाद हमारे फेफड़ों में कितनी सांस रह गई, तो हमने तेजी से सांस बाहर को जो निकाला था और फिर आरवी करके हम इस तरह से हम रेजिडुअल वॉल्यूम को करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे फेफड़े खराब हो जाते तो क्या करते हैं, हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। आपने हॉस्पिटल में सुना होगा कि वेंटिलेटर पे डाल दिया, वेंटिलेटर लास्ट मोमेंट पे होता है। तो क्या होता है, जो फेफड़े हमारा काम कर रहे हैं जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो हम आर्टिफिशियल मशीन का सहारा लेते हैं, जो कि काम जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम कर रही होती है वो हमारे फेफड़े नहीं करते, वो कौन करती है, मशीन करती है। कुछ मेडिसिन भी दी जाती है जो कि हमारे वो ब्रीदिंग को असिस्ट करती है, हम आराम से ले सके। तो ये वेंटिलेटर होती है और उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर फिर जो है ऑक्सीजन प्रवेश करती है। जैसे कि हमारे एक नेचुरल वेंटिलेशन होता है ना, घरों में क्रॉस करने के लिए करते हैं ना, तो ऐसे ही वो मशीन वो करती है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाती है। तो ये हमारा आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज हमने किया है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सॉरी मैंने आज आपका समय थोड़ा सा ज्यादा लिया है, परंतु मैं चाह रही थी कि आपका जो है थोड़ा सा टॉपिक भी कवर हो जाए। अगर अभी किसी के प्रश्न है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर बताइए। मैम इसके पहले वाली जो स्लाइड बताई थी ना उसमें वॉल्यूम अलग